नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और मैं एक एफसीआरए कंसल्टेंट हूँ। और आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, एफसीआरए प्रायर परमिशन और एफसीआरए रिन्यूअल में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग एफसीआरए रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन में डिफरेंस नहीं समझते। देखिए, हर चीज़ के लिए एक क्राइटेरिया रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको कोई लाइसेंस मिलना है, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट लेना है, तो हर चीज़ के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपके लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन, एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ रहता है। वैसे ही एफसीआरए में अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है। अगर आपको प्रायर परमिशन लेना है तो उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है। उसके लिए फ़ीस अलग है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है कि एफसीआरए में अगर प्रायर परमिशन के लिए हमें अप्लाई करना है तो किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, फॉर्म कैसे भरना है, उसके लिए फ़ीस क्या है और इसके लिए टाइम लिमिट कितना लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एफसीआरए प्रायर परमिशन। देखिए फ्रेंड्स, प्रायर परमिशन कैसा है, दोनों में पहले तो स्लाइड सा डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन में। एफसीआरए में अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है ना, तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास आपकी जो ट्रस्ट है, एनजीओ है, वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए। तो बहुत बार कन्फ्यूजन क्या होता है कि नए जो ट्रस्ट है, नए जो एनजीओ है, उनको अगर डोनेशन लेना है तो क्या करें, वो ना ले। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई करो। अगर आपकी एनजीओ 3 साल पुरानी नहीं हुई है, नया नया ही रजिस्ट्रेशन लिया है, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने हुए हैं, तो आप क्या कीजिए, प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बताता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी है, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला तो लगता है कि आपका एनजीओ का सर्टिफिकेट। जिस भी एक्ट में आपकी एनजीओ ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उसका सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपकी ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है तो ट्रस्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, सोसाइटी में रजिस्टर्ड है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे महाराष्ट्र में बीपीटी में अगर रजिस्टर्ड है, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। जिस भी एक्ट में आपकी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा, उसके बायलॉज लगेंगे, जैसे हम उसे एमओए के नाम से भी जानते हैं, या फिर ट्रस्ट डीड रहता है, वो एक लगेंगे, 2 लगेंगे। तीसरा, अफिडेविट लगता है। जितने भी आपके कमेटी मेंबर्स हैं गवर्निंग बॉडी के, उन सारों के कमेटी मेंबर्स के अफिडेविट लगता है। अफिडेविट का फॉर्मेट एफसीआरए की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है वो, लेकिन वहाँ पे पीडीएफ फाइल में आपको वर्ड में कन्वर्ट करके, एडिट करके आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर ईमेल कर दीजिए, मैं आपको भेज दूँगा। उसके बाद एक क्या लगता है, कमिटमेंट लेटर लगता है डोनर ऑर्गेनाइजेशन से। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन देने वाली है उससे एक कमिटमेंट लेटर लगेगा आपको कि वो आपको डोनेशन क्यों दे रही है और किस पर्पज़ के लिए आपको डोनेशन देने वाली है। और दोनों में जो एग्रीमेंट हुआ है आप में और उस डोनर ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी एग्रीमेंट की कॉपी लगती है। अगर आपको अगर फॉर्मेट चाहिए एग्रीमेंट का तो वो भी मेरे पास है। कमिटमेंट लेटर का फॉर्मेट चाहिए तो वो भी मेरे पास है। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको दे दूँगा। 4th डॉक्यूमेंट एक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है। अगर आपको डोनेशन मिल गया, मानो 20 लाख का डोनेशन मिल गया आपको, तो 20 लाख डोनेशन आप क्या करोगे, किस चीज़ में, किस पर्पज़ के लिए आप खर्चा करोगे, उसका एक कुछ तो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, कि इस चीज़ में हम खर्चा करेंगे, नीडी पर्सन के लिए इतना दे देंगे, नीडी यानी जो पुअर पीपल है उनके लिए इतना दे देंगे। जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है, जो भी मतलब आप चाहते हैं कि किस किस आपके जो प्रोजेक्ट है, ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर खर्चा करने वाले हैं, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको बना के चाहिए तो भी मैं सर्विस दे सकता हूँ, फॉर्मेट चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ओके, ये तो समझ में आया ना आपको प्रायर परमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैं फिर आपको बताता हूँ। प्रायर परमिशन के लिए आपको आपके ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, दूसरा एमओए लगेगा या फिर ट्रस्ट डीड लगेगा, तीसरा कमिटमेंट लेटर लगेगा ऑर्गेनाइजेशन से, डोनर ऑर्गेनाइजेशन से। जो भी डोनर आपको डोनेशन देने वाली है उससे
आपको एक कमिटमेंट लेटर और दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी लगेगी। और फोर्थ डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक लगेगा आपको, क्योंकि उस डोनेशन का आप क्या करने वाले हैं, किस चीज़ में लगाने वाले हैं, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा। और फिफ्थ डॉक्यूमेंट एक रहेगा एफिडेविट, और 100 रुपये के 10 रुपये के बॉन्ड के ऊपर लगेगा। किस किस स्टेट में 10 रुपये का मिलता नहीं है तो लोग 100 के ऊपर ही कर देते हैं एफिडेविट। अगर आपके सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट में अगर मिलता है 10 रुपये का नॉन जुडिशियल बॉन्ड तो उसके ऊपर आप एफिडेविट दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी इसके लिए है गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है एफसीआर डिपार्टमेंट की, तो उसके लिए फ़ीस है 3000 रुपीज़ इसके लिए फ़ीस है। और टाइम लिमिट 3 to 6 मंथ लगता है इसके लिए प्रोसेस होने में, उससे पहले तो होगा नहीं। क्योंकि एफसीआर डिपार्टमेंट मेरे एक्सपीरियंस से बहुत स्लो काम करता है, लेज़ीनेस जिसे बोलते हैं हम, लेज़ी वैसा ही है। तो ये हो गया प्रायर परमिशन के लिए। हमें कब अप्लाई करते हैं हम, जब हमारी एनजीओ 3 साल पुरानी नहीं है, 3 साल से कम समय हुआ है, तो ही हम प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर 3 साल से पुरानी है तो आपके लिए यही बेटर है कि आप एफसीआर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो हम एफसीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने प्रायर परमिशन के लिए हमने डिस्कस किया है। देखिए, अभी अगर आपको एफसीआर रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपके पास किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपके सोसाइटी का, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरे बायलॉज लगेंगे, एमओए या फिर ट्रस्ट डीड। तीसरा है एक्टिविटी रिपोर्ट लगेगा, यानी पिछले 3 सालों में आपने क्या क्या काम किया है उसका एक एनुअल रिपोर्ट आप हर साल बनाते हो, जिसे हम एक्टिविटी रिपोर्ट कहते हैं, वो लगेगी पिछले 3 सालों के। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पिछले 3 सालों के एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी लगती है। और उसकी एक कंडीशन है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट आप अपलोड करने वाले हैं उसमें पिछले 3 सालों के मिला के ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 लाख से ऊपर खर्चा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के ऊपर, हाँ, बाकी एक्सपेंडिचर के ऊपर नहीं, यानी जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सैलरी, लेट बिल, रेंट, ये खर्चा इंक्लूड नहीं करना है 10 लाख काउंट करते टाइम पे। यानी जिस भी आपके ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो एजुकेशन के ऊपर तीनों सालों का मिला के 10 लाख से ऊपर खर्चा होना चाहिए। अगर आपकी एक्टिविटी ऑब्जेक्ट सोशल है तो सोशल एक्टिविटी के ऊपर, सोशल प्रोग्राम के ऊपर आपका पिछले 3 सालों के मिला के 10 लाख से ऊपर खर्चा होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 3 साल पुरानी चाहिए, 10 लाख से ऊपर खर्चा चाहिए। ओके, तभी आपको एफसीआर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है, यानी मिलने के चांसेस 99% हैं। बाद में उसके लिए एफिडेविट एक लगेगा। जितने भी आपके गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स के एफिडेविट लगेंगे 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। फॉर्मेट मेरे पास है, कॉल कीजिए, मेल कीजिए, मैं आपको बना के रेडीमेड बना के दूंगा। आपको नॉमिनल फ़ीस चार्ज करूंगा। ओके, अगर नहीं चाहिए तो वेबसाइट के ऊपर डिपार्टमेंट ने दे दिया है, डिपार्टमेंट ने एफिडेविट, उसका फॉर्मेट आप डाउनलोड करके उसको एडिट करके नोटरी करा सकते हैं। नोटरी कराना पड़ेगा इसको, एक मैं बात बताना भूल गया, इस एफिडेविट को नोटरी कराना पड़ेगा आपको। और इसके लिए फ़ीस कितनी है, इसके लिए फ़ीस है 5000 रुपीज़। प्रायर परमिशन की कितनी थी 3000, इसके लिए कितनी है 5000। टाइम लिमिट 6 मंथ। 3 मंथ से पहले तो होगा नहीं, 3 to 6 मंथ लगेगा, लेकिन 6 मंथ के अंदर हो जाएगा। या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट होगा तो ठीक है, बल्ले बल्ले हैं। अगर रिजेक्ट होगा तो फिर से आपको 6 महीने के बाद आपको फिर से आप रीअप्लाई कर सकते हैं। मानो आज मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो आज से 6 महीने के बाद मैं फिर से रीअप्लाई कर सकता हूँ। तो आप कभी भी जब भी आप अप्लाई करेंगे तो पहले ये सोचें कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट आप अपलोड करने वाले हैं उसके अंदर जो सीएनए, यानी आपने अकाउंटिंग जो सीएनए ऑडिट रिपोर्ट बनाया है उसके अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना खर्चा दिखाया है और एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर कितना खर्चा दिखाया है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर ज़्यादा दिखाया है खर्चा, अननेसेसरी दिखाया है, तो आप चेंज करने को बोलिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाइए, पॉसिबल है। अगर वो एग्री होता है तो, नहीं होता है तो फिर आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है। अगर पिछले 3 सालों के मिला के 10 लाख से नीचे हैं तो, 10 लाख से ऊपर है तो आपको मिलेगा। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो
अप्लाई करने के बाद वहाँ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपके पास कुछ लोग आते हैं, सर्वे करते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अपलोड की है वो सही है, जेन्युइन है। आपके ट्रस्ट जहाँ पे भी आपने ऑफिस का एड्रेस बताया है आपके ट्रस्ट का, वहीं पे लोकेटेड है, वहाँ पे बोर्ड है बाहर। ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनका रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट गया तो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट गया तो चांसेस कम हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आया। आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब कर सकते हैं? अगर आपकी एनजीओ 3 साल पुरानी हो, यानी 3 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए और ये 5 साल के लिए वैलिड रहता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन प्रायर परमिशन में वैसा नहीं है। आप जिस भी स्पेसिफिक डोनर से आप डोनेशन लेने वाले हैं, उसी स्पेसिफिक डोनर से ही आप डोनेशन ले सकते हैं। किस में? प्रायर परमिशन में। लेकिन एफसरे रजिस्ट्रेशन में वैसा नहीं है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो 5 साल में आप किसी भी डोनर से आप डोनेशन ले सकते हैं। स्पेसिफिक्स ऐसा कुछ नहीं है कि इसी से ही डोनेशन लेना है आपको। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अभी क्वेश्चन आता है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल करना पड़ता है। कब करेंगे रिन्यूअल? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मानो मेरा दिसंबर 2020 में मेरा 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो मुझे रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना कब करना पड़ेगा? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले यानी जून में मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 6 महीने पहले जून में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं ना करूँ तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, 5000 रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल तक डिले कर सकते हैं। कंडोनेशन मिलेगा आपको, यानी माफ़ी मिलेगी आपको अगर डिले करते हैं तो। अगर मतलब रीज़न सही होना चाहिए, क्यों किया आपने रीज़न। कभी कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आपने क्यों लेट फाइल कर दिया, तो आपके पास रीज़न, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। ओके, और रिन्यूअल के लिए कितनी फ़ीस है? तो 1500 रुपये रिन्यूअल के लिए फ़ीस है, 1500। पहले ये 500 थी, अब 1500 हो गई है। ओके फ्रेंड्स, तो तीनों में आपको फ़र्क समझ में आया? एफसरे प्रायर परमिशन, रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल में क्या फ़र्क है? फिर से हम रिवाइज़ करेंगे। प्रायर परमिशन को आपको तभी अप्लाई करना है अगर आपकी एनजीओ 3 साल पुरानी नहीं है, यानी नहीं है अभी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करेंगे? अगर आपकी एनजीओ 3 साल से ज़्यादा पुरानी है, उसके तीनों सालों के मिला के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी खर्चा हुआ है वो 10 लाख से ऊपर है, तभी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और आप रिन्यूअल के लिए कब अप्लाई करेंगे? तो जैसे ही 5 साल पूरे हो जाते हैं, उसके 6 महीने पहले आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपको। 1500 प्लस 5000, 6500 आपको पे करने पड़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल तक डिले कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, और जैसे ही 5 साल पूरे हो जाते हैं, आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा। उस एक्सपायरेशन के पीरियड में आप डोनेशन नहीं ले सकते। अगर आपने डोनेशन लिया तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस इन्वोक हो सकते हैं, यानी क्योंकि आपने वायलेशन किया है ना रूल्स का। क्योंकि एक्सपायर तो हो गया, उस ड्यूरिंग के बीच में आप डोनेशन नहीं ले सकते। वैसे आपको डिपार्टमेंट से मेल भी आएगा, SMS भी आएगा कि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, उसके बीच में आप डोनेशन मत लीजिए। ओके, आखिरी बार ये कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे आप प्रायर परमिशन ले लो, चाहे आप रजिस्ट्रेशन करा लो, चाहे रिन्यूअल करा लो, आपको कंप्लायंसेस हर साल करने पड़ेंगे। कंप्लायंसेस यानी एनुअल रिटर्न जो जाता है वो हर साल आपको भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरेंगे तो इसके पेनल्टी चार्जेस बहुत है, 5% चार्जेस हैं। मिनिमम पेनल्टी 1000 है। वो जैसे ही आप फॉलो करेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ एडिशनल क्वेरी है, आपकी सजेशन चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो मैंने तो मेरा नंबर दे ही दिया है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन फ्री नहीं है, पेड होगी। मिनिमम चार्जेस 500 से स्टार्ट होंगे। अगर आपको फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।